राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है। ये कार्यक्रम गोपाल कृष्ण गोखले। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोतलू गांव में 9 मई 1866 को गोखले जी का जन्म हुआ था। उस समय देश राजनीतिक दृष्टि से संक्रांति काल में था। कागल और कोल्हापुर में अपनी शिक्षा पूरी करके उच्च शिक्षा के लिए गोखले जी पूना आए। उस समय रानडे, चिपलुणकर, आगरकर, फुले, तिलक आदि नेताओं के विचारों से महाराष्ट्र में नव जागरण हो चुका था। उसके प्रभाव में आकर गोखले जी ने सुखमय सरकारी नौकरी का मोह छोड़ा और गरीबी में जीते हुए लोक सेवा के लिए जन शिक्षा का काम अपनाया। एक मित्र ने उनसे पूछा कि जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था, मैं मंत्रिमंडल में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूं। इसी समय गोखले जी को उनके राजनीतिक गुरु मिल गए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महाराष्ट्र के अनेकानेक आंदोलनों के प्रेरक ऋषितुल्य महादेव गोविंद रानडे गोखले जी के राजनीतिक गुरु थे। रानडे जी ने अपने इस शिष्य के गुणों को पहचान उन्हें उचित दिशा में मोड़ा और महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन में उनका प्रवेश कराया। रानडे जी ने जो कली हाथ में ली थी वो धीरे धीरे खिलती गई और उसकी सुगंध देश भर में फैल गई। पहले विद्यालयों और फिर फर्ग्यूसन कॉलेज में उन्होंने जो अध्यापन कार्य किया था, उसके संबंध में उनके सहयोगियों ने कहा है, गोखले जी जिस काम को उठा लेते उसमें अपनी सारी शक्ति लगा देते। महाविद्यालय में उनकी अध्यापन शैली पर छात्र मुग्ध थे। आय व्यय पर दिए गए उनके भाषणों की जानकारी और अच्छी शैली के कारण उनकी बड़ी प्रशंसा हुई। अंग्रेजी भाषा पर उनका ऐसा अधिकार था कि स्वयं अंग्रेज चकित रह जाते। और इन सब के पीछे कितना अध्यवसाय, कितना परिश्रम होता। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए वे मिल्टन की कविता या स्कॉटबर्ग जैसे श्रेष्ठ लेखकों के लंबे लंबे उद्धरण कंठस्थ कर लेते। कक्षा में जो भी पढ़ाना होता उसे पहले से कंठस्थ कर लेते और बिना पुस्तक के पढ़ाते। फर्ग्यूसन कॉलेज में प्राध्यापक के नाते कार्य करते समय उनके सार्वजनिक काम की व्याप्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। अंत में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से निवृत्त होकर अपना शेष जीवन पूर्ण रूप से समाज सेवा में लगाने का निश्चय किया। ये उनकी आत्मा का निश्चय था। छात्रों द्वारा आयोजित विदाई समारोह में अपने भाषण में उन्होंने कहा था, वैसे देखा जाए तो मैं इस महाविद्यालय में अच्छी तरह जम गया हूं। मुझे ऐसे सहयोगी मिले हैं जिनके साथ काम करने में मुझे सम्मान एवं हर्ष का अनुभव होता है। मेरे ये सहयोगी सदैव मेरे दोषों को छिपाकर मेरे गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहते आए हैं। फिर भी मैं ये छोड़कर सार्वजनिक जीवन की संघर्षपूर्ण और अनिश्चित यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर से कोई आवाज मुझसे एक ओर से ये मांग करती रही है कि इसी मार्ग से तुम्हें जाना है। विश्वास रखिए, मैं केवल इस कर्तव्य बुद्धि से ही ये दायित्व ले रहा हूं कि देश का अधिक से अधिक कल्याण हो। गोखले जी की महानता इस बात में थी कि छोटे छोटे प्रसंगों में भी वे विचार और आचार में संगति रखने का प्रयत्न करते थे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उनका राजनीतिक जीवन देशभक्ति से प्रेरित उनके स्वभाव के विशेष गुणों का सहज परिणाम था। गोखले जी ने अपने सामने तो ये लक्ष्य हमेशा ही रखा कि पहले देश फिर अन्य बातें, पर औरों को भी वे इस बात का स्मरण दिलाते रहते थे। गोखले जी की बीमारी में जब सरोजनी देवी उनसे मिलने गईं, तो गोखले जी ने उनसे कहा, संभव है यह हमारी अंतिम भेंट हो। फिर से भेंट होगी या नहीं कोई नहीं जानता, परंतु एक बात का स्मरण रखिए, हमारा काम अब पूरा हुआ, पर आपका जीवन तो देश सेवा में समर्पित है।
गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इस संस्था के आजीवन सेवकों को जो प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती हैं, उनमें से प्रधान प्रतिज्ञाओं में भी इस निस्वार्थ देशभक्ति का उल्लेख हुआ है। मैं अपने देश को सबसे पहले मानूंगा। मुझ में जो कुछ सर्वोत्कृष्ट होगा उसे मैं देश को समर्पित करूंगा। देश की सेवा करते समय मैं किसी भी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं रखूंगा। सभी भारतीयों को मैं अपना भाई समझूंगा। जाति, पंथ आदि के भेदभावों को मन में न लाते हुए सभी की उन्नति के लिए मैं प्रयत्नशील रहूंगा। छोटी छोटी घटनाओं में भी उनका देशाभिमान दिखाई देता था। जहाज की यात्रा में वे अन्य यात्रियों के साथ विदेशी खेलों में भी बड़े उत्साह से भाग लेते और सतत परिश्रम और उद्यम के बल पर यूरोपीय खिलाड़ियों की बराबरी करने की महत्वाकांक्षा रखते। इसका रहस्य एक बार उन्होंने गांधी जी को बतलाया था। क्या आप जानते हैं कि ऐसी प्रतियोगिताओं में मैं यूरोपीय लोगों के साथ क्यों भाग लेता हूं? मुझे अपने देश के लिए इतना अवश्य दिखा देना है कि कौशल्य में हम उनसे कम नहीं हैं। ऐसा समझा जाता है कि हम लोग अनेक बातों में उन लोगों से पिछड़े हुए हैं। इसलिए मैं अपनी शक्ति भर ये दिखा देना चाहता हूं कि हम लोग उनसे श्रेष्ठ भले ही ना हों, पर उनसे कम भी नहीं हैं। व्यक्तिगत मान सम्मान की परवाह गोखले जी ने कभी नहीं की। सरकार ने उन्हें CIE की उपाधि देकर सम्मानित किया ही था, परंतु जब आगे चलकर उन्हें सर की उपाधि भी दे जाने की बात उठी तो उन्होंने नम्रता के साथ उसे अस्वीकार कर दिया। गोखले जी दिखने में कैसे थे, उनकी रुचि अरुचियां कैसी थीं, उनके स्वभाव की विशेषताएं कौन सी थीं, इस संबंध में उनके निकट के लोगों ने समय समय पर ब्यौरेवार जानकारी लिख रखी है। परम मान्य श्री श्रीनिवास शास्त्री गोखले जी के राजनैतिक उत्तराधिकारी समझे जाते हैं। वे उनके संबंध में कहते हैं, सुंदर चेहरा, गोरा रंग, लंबा कोट, लाल पगड़ी, जरी की गोट वाला उत्तरीय गोखले जी की यह मूर्ति चित्र के रूप में ही क्यों ना हो सबके लिए परिचित है। पर वो कभी कभी टोपी पहनते या साफा बांधते थे। कई बार भोजन करते समय रेशम की धोती पहनते और पहली बार इंग्लैंड हो आने से पहले तो वो चोटी भी रखते थे और उसमें गांठ भी लगाते थे। आगे चलकर मधुमेह की बीमारी हो जाने से गोखले जी को खाने पीने में बहुत परहेज बरतना पड़ता था, परंतु वो हमेशा परहेज बरतते थे, सो बात नहीं थी। उन्हें बैंगन की गर्म तरकारी बहुत प्रिय थी। इससे विपरीत घी से उन्हें बड़ी ही अरुचि थी। यहाँ तक कि दूसरे की थाली में परोसे गए घी की गंध भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। उन्हें दही बहुत भाता था और श्रीखंड की प्रशंसा करते समय तो वो मानो कवि बन जाते थे। गोखले जी से भेंट होना आसान नहीं था। पहले से समय निश्चित किए बिना किसी से मिलना उन्हें पसंद नहीं था। बाहर के बरामदे में रखे गमलों और पेड़ों के पीछे केवल एक कुर्ता पहनकर वो बैठते थे। मित्रों के लिए वहां आने की पूरी स्वतंत्रता रहती थी, परंतु जब कोई अपरिचित व्यक्ति आता हुआ दूर से दिखाई देता तो पेड़ के पत्तों को दूर हटाकर वो उसे देख लेते और जल्दी से कोट पहनकर पास के कमरे में भेंट के लिए तैयार होकर बैठ जाते। गोखले जी को बात बात में शर्त बदलने की आदत थी। वो हमेशा कहते, बोलो 5 रुपए की शर्त। 5 रुपए उनका हमेशा का आंकड़ा था। जब वो खुश होते तो छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ते और सामने की मेज आदि पर जोर से हाथ मारते थे। सन 1912 ईस्वी में जब श्रीमती सरोजिनी नायडू उनसे मिलने पूना सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में गई थीं, तब की बात है। उस समय गोखले जी भारत के भविष्य के संबंध में कुछ निराश होकर बोल रहे थे। उसी दिन शाम की अपनी भेंट के बारे में सरोजिनी देवी ने बताया, उस समय गोखले जी को मैंने मुस्कुराता पाया। उनकी मुस्कुराहट कुछ फीकी अवश्य थी, परंतु सुबह की उदासी का नामो निशान बाकी नहीं था। मुझे लेकर वे ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने ही लगे थे कि मैंने लगभग चिल्लाकर आश्चर्य से पूछा, क्या आप इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ जाएंगे? जी हाँ, क्यों? पर आप तो बीमार हैं। परंतु आपने मुझ में एक नई आशा का निर्माण किया है।
आपके कारण जीवन का स्वागत करने की एक नई शक्ति मुझे प्राप्त हुई है। गोखले जी और गांधी जी के आपसी संबंधों का महत्वपूर्ण उल्लेख किए बिना गोखले जी की जीवन गाथा पूरी नहीं हो सकती। अपने गुरु के संबंध में देखिए स्वयं गांधी जी क्या लिखते हैं। शिष्य अपने गुरु के संबंध में क्या लिखे, वो लिखे भी कैसे? शिष्य का कुछ भी लिखना धृष्टता होगी। मैंने अनेक बार कहा है कि गोखले जी मेरे राजनैतिक गुरु हैं, इसलिए उनके विषय में लिखना मेरे लिए कठिन है। गोखले जी से अपनी पहली भेंट का वर्णन गांधी जी ने इन शब्दों में किया है। सर फिरोज शाह मेहता हिमालय के समान, लोकमान्य तिलक अथाह महासागर के समान और गोखले जी गंगा के समान प्रतीत हुए। उनके संबंध में उस समय मेरा ये मत बना था कि वे सार्वजनिक जीवन में एक परिपूर्ण मानव है। वो मत आज भी कायम है। अंत में सन 1915 ईस्वी के फरवरी महीने की 19 तारीख आई। गोखले जी के चारों ओर मृत्यु चक्कर काटने लगी, परंतु उसकी आहट उन्हें पहले ही मिल चुकी थी। डॉक्टर के इलाज चल रहे थे। जब देखा कि उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, तब उन्होंने अपने सभी निकटवर्ती लोगों को अपने पास बुला लिया, जिनमें मराठी के ख्यात नाम उपन्यासकार हरिनारायण आपटे भी थे। गोखले जी ने कहा, मुझे अपने बिस्तर से उठाकर मेरी हमेशा की आराम कुर्सी पर बिठाइए। फिर उस कुर्सी में बैठकर सबकी ओर शांति एवं संतोष के साथ देखा। हरिभाव की ओर देखकर फीकी हंसी हंसकर वे बोले, इस लोक का मजा देखा, अब उस लोक में जाकर देखें कि वहां क्या है। थोड़ी देर बाद गर्दन हिलाकर बोले, हरि भाऊ, अब हम चले। और अंतिम बार नमस्कार करके उन्होंने शांति के साथ इहलोक से विदा ली। उनके देहांत से भारत के आकाश का मानो एक तेजपुंज दैदीप्यमान तारा टूट पड़ा। लोकमान्य तिलक ने हिंदुस्तान का हीरा, महाराष्ट्र का नवरत्न और पुरुषार्थी पुरुषों में वीर कहकर उनका गौरव किया। गांधी जी ने धर्मात्मा और महात्मा कहकर उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित की। इससे अधिक गौरव और क्या हो सकता था। उनकी स्मृति को कृतज्ञता के साथ प्रणाम करना हम सब भारतीयों का पावन कर्तव्य है।